अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो पास पेपर कर रहे हैं वो है ऑक्टम नंबर विंटर 2022 P1 हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ऑक्टम नंबर 2022 P1। चले शुरू करते हैं। सोर्स, पर ये आपकी सोर्स है नहीं तो हम सोर्स ए का क्वेश्चन कर नहीं सकते, हम सीधा सोर्स बी से शुरू करेंगे। What can we learn from source B about the relations between Pakistan and the USA in the early 1960s? सोर्स बी से आपको क्या पता चला कि पाकिस्तान और यूएसए का रिश्ता कैसा था? अब सोर्स बी देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ो। अ फोटोग्राफ शोइंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान इन द व्हाइट हाउस 1961। द व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। तो ये अयूब खान करा हुआ है, ये यूएस का बंदा, ये यूएस का बंदा। अब मुझे बताएं आपको क्या देखा? व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन इन्फर। बता, हमें तो पार्ट भी करना आता है ना, तो हर एक बच्चे को हमें पार्ट भी करना आता है। तो what you can see and what you can infer. Amna is seeing that they are happy. So what you can infer from this? That they are happy. हाँ, facial expression show the relationship is healthy. Healthy, positive लिख लें। Friendly relationship, बिल्कुल। Friendly relationship हमने कैसे देखा? इनकी स्माइल से देखा, सब हंस रहे हैं। ठीक है, they're happy. You smiling, which means they both have good relation with each other. Actually, आपने लिखा था 4 marks. We can say Ayub Khan standing in the middle of two leaders in the White House showed the relation among Pakistan and USA are good. Ayub Khan is seen laughing with Kennedy, who is US president, which tells us Pakistan and the US a good relation. बिल्कुल ठीक है, मतलब सब सीख गए हो यार, सब सीख गए हो, बेहतरीन। इसका मतलब 4 marks तो पक्के, बेहतरीन। देख लिया ना बस था। I can see General Ayub Khan between two American officials, which was clicked in White House. By this, I can infer there were positive relation between Pakistan and USA. अब I can see, यहाँ पर 4 मार्क्स मिल गया, अब 5वां मार्क मिलेगा। I can see all three of them are smiling, which infer that US and Pakistan both want to work with each other. दो बातें लिख ली, आई कैन सी, आई कैन इन्फर, आई कैन सी, आई कैन इन्फर। कोई फजूल बातें नहीं। याद रखना, हमेशा कहा है कि कोई भी इररिलेवेंट डिटेल, कोई फजूल डिटेल्स को अवॉइड करें। नहीं माजिन, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों एक दूसरे से काम करना चाहते हैं और दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। ये दोनों अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, तो एक सेकेंड अपना। ठीक, ये हो गया। 4 मार्क्स, 5 मार्क्स। चल, इन्फ्लुएंस हर बंदे का डिफरेंट, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। आपके कोई भी पॉसिबल आंसर्स को एक्सेप्ट होंगे, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। फर्दरमोर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मैटर यू विच मीन दैट टू बी व्हाट आई अलाउ विच मीन ही होल। ठीक है, कह सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई जनरल अयूब खान केम टू पावर इन 1958। अयूब खान पावर में क्यों आया? तो अयूब खान किसके डाउनफॉल से आया था? अयूब खान इस्कंदर मिर्जा को हटा कर आया था। तो उसका इसका मतलब इस्कंदर मिर्जा का डाउनफॉल आप लिखोगे। इस्कंदर मिर्जा का डाउनफॉल क्यों हुआ था? सबसे पहले इसका हुआ था डाउनफॉल 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसने बंगाली एंड उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज तो कर दिया था, पर सिर्फ उर्दू को इसने रखा था नेशनल लैंग्वेज, जिसे बंगाली की तरफ से हिट मिल रहा था। फिर आप लिखोगे कि ये इस्लामिक भी नहीं था, उलेमा की तरफ से प्रेशर था टू मेक इट मोर इस्लामिक, टू मेक इट मोर इस्लामिक। एक ये इस पर प्रेशर था। दूसरी बात, 1 यूनिट स्कीम, 1 यूनिट पॉलिसी। 1 यूनिट पॉलिसी में आप ये लिखोगे कि इसने इक्वल सीट्स कर दी थी
इक्वल सीट्स कर दी थी इन नेशनल असेंबली ऑफ इक्वल सीट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इन नेशनल असेंबली, जिसकी वजह से बंगालियों पर बंगाली गुस्सा हो गए। फिर इसका तीसरा पॉइंट लिखोगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसके यहाँ इतनी ज्यादा थी कि एक सेकंड रुकना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसके दौर में इतनी ज्यादा थी कि इसके दौर में 6 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए थे। कौन थे 6 प्राइम मिनिस्टर्स, किसी को नाम पता है? सबसे पहले इसके दौर में बोगरा को उसने हटाया था, फिर इसने हटाया था चौधरी मोहम्मद अली को, फिर इसने हटाया था सोहरावर्दी को, फिर इसने हटाया था सोहरावर्दी के बाद आए चुनरीगढ़, आया चुनरीगढ़ के बाद हटाया इसने मलिक फिरोज खान नून को, फिर ये अयूब खान एक कुछ घंटों का प्राइम मिनिस्टर बना था, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया था। बेसिकली इसके अंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगा के उसको दे दी। हाँ, सब पढ़ के आए, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो फेलियर ऑफ 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बता दोगे, C1 इन स्कीम बता दोगे, और जो प्राइम मिनिस्टर इसके दौर में चेंज हो रहे थे, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, वो बता दोगे। रखो तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी दिखेगी। अरे समीर बहुत खूब, शादी में है फिर भी क्लास अटेंड करता है, बेहतरीन। नहीं, इंशाल्लाह देखना आपको उसका फल मिलेगा। अल्लाह किसी की भी मेहनत आएगा नहीं जाने देगा, आपको फल मिलेगा। To what extent were the years 1958 to 1968 a decade of development? Explain your answer. तो 1958 to 1968 decade of development क्यों था? तो इसके अंदर आपको सारी इसकी पॉलिसीज के बारे में लिखना है। अच्छा से तो इसके अंदर आपको उसकी सारी पॉलिसीज के बारे में लिखना है। इसका आप 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दोगे, इसका आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म लिख दोगे, इसका आप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लिख दोगे, RCD भी लिख दोगे, बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्रियल में लिख दोगे। फिर आप इसका 1 यूनिट स्कीम लिख दो। डाउनफॉल नहीं आएगा, डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि डिकेड ऑफ डेवलपमेंट अच्छी अच्छी बात है, पर टू व्हाट एक्सटेंट? तो इसमें सबके सक्सेस और फेलियर बताओगे। या तो ऐसा कर लो कि आपने 2 पैराग्राफ लिखे सक्सेसेस के और 2 पैराग्राफ लिख दिए फेलियर के, इस तरीके से आंसर को कंस्ट्रक्ट कर दो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वन स्कीम लिख दी, इसका BD सिस्टम, सॉरी BD सिस्टम 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स वाला, सॉरी। तो 2 सक्सेस के पैराग्राफ लिख दो, 2 फेलियर के पैराग्राफ लिख दो, इस तरीके से कर लो, ठीक है। पैराग्राफिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। BD सिस्टम ये था कि उसने 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को अपॉइंट करा था, जिसका काम होगा कि वो गवर्नमेंट को चलाएंगे, वो गवर्नमेंट को रन करेंगे। 80,000 लोग गवर्नमेंट को कम रन करेंगे, 1960 में हुआ था, और बोला था यही यही पॉलिटिक्स में भी हिस्सा देंगे, यही पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेंगे, और बेसिकली यही आपके इलेक्शन में बेसिकली हिस्सा लेंगे। पॉलिटिक्स छोड़ो, इलेक्शन में हिस्से की बात कर लो कि इलेक्शन में भी शामिल होंगे और इलेक्शन में यही वोट करेंगे, और इसकी बेसिस पर ये 75,283 वोटों के साथ 1960 में प्रेसिडेंट बना था। तो उसकी डिकेड ऑफ डेवलपमेंट वाली बात लिख दो। या अगर आपको BD सिस्टम, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के साथ डाल दिया, ये भी होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म BD सिस्टम जो था वो अलग था, पर जब 1962 में जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो तो BD सिस्टम उसके अंदर ही शामिल हो गया। तो आप इस्लामाबाद को नया कैपिटल बनाया था, उसके बारे में आप लिख सकते हो, इस्लामाबाद को जो नया कैपिटल बनाया था उसके बारे में लिख लो। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, इस्लामाबाद एज द कैपिटल, ये सक्सेस और फेलियर। माजिन, पर इसका मेन एम क्या था? प्रेसिडेंट बनना था ना, तो प्रेसिडेंट तो बन गया। तो BD सिस्टम इसके लिए तो सक्सेस था, क्योंकि इसलिए तो ये प्रेसिडेंट बन गया। अब फेलियर का आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर रिफॉर्म में तो चलो कोई फेलियर नहीं था, पर इंडस्ट्री में लिखो 22 फैमिली वाला, कि 22 फैमिली के पास सारे पैसे थे,
ठीक है, सारे पैसे 22 फैमिली के पास थे। जी मैमूना, तो मैंने क्या बोला? तो मतलब ये आपने कमेंट क्यों करा, मुझे बता दो। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में 22 फैमिलीज वाले लिख लो कि आपकी इनकम इनइक्वलिटी भी बढ़ रही थी। इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रही थी, ईस्ट पाकिस्तान वाले गुस्सा थे कि सारी 22 फैमिली वहां से हैं। इस्लामाबाद को जिसने कैपिटल बनाया, वो उसका इशू ये था कि इस्लामाबाद जब कैपिटल बना तो ईस्ट पाकिस्तान वाले नाराज हुए कि भाई आपने हमारे पैसों से कैपिटल बनाया। ये भी बात लिख सकते हो। ऐसा ये क्या है ये पता नहीं। हाँ लिख सकते हो, पर इसमें रिफॉर्म के हद तक बात करना है, ऐसा नहीं कि आप वो सारी बातें लिख लो। असला हमारे एक नया सिटी था, बिल्कुल ठीक है। पर आप ये नहीं करोगे, आप ना उसकी ऐसा नहीं कि 1965 का इलेक्शन बता दिया, ये नहीं बता। ठीक है, इसकी पॉलिसीज के पास अराउंड घूमते रहो, इसके रिफॉर्म्स के अराउंड घूमते रहोगे, ये लिखोगे। बाकी हम सब उसके रिफॉर्म तो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नाना साहेब। अब नाना साहेब के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 1 का बी भी पढ़ लो। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इज कंट्रोल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। ए हम डिस्कस करते हैं, पहले हम बी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल। तो ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कैसे बढ़ाया था? बैटल्स से। बैटल्स कौन सी थी? प्लासी और बक्सर। फिर ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल कैसे बढ़ाया था? बाय पॉलिसीज। पॉलिसीज में इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली बात कर दोगे। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली बात कर दी। फिर तीसरी में आप क्या लिख दोगे? एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एक सेकंड रुकना। एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड पंजाब, ये वाली बात कर दोगे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक भी लिख सकते हो, बेहतरीन बात, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आप कर दोगे पार्ट बी में। अब पार्ट सी भी पढ़ लो। पार्ट सी कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू अप्रोच टू एजुकेशन वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान टू इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ मुस्लिम पीपल ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो सर सैयद अहमद खान की सारी कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखोगे। सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन क्या थी? सर सैयद अहमद खान ने लिटरेरी वर्क करा, इन्होंने किताबें लिखी, इनका एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर, इम्प्रूविंग मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन, और इनका पॉलिटिकल वर्क लिख सकते हो आप। सही है, ये चार बातें आपने लिख ली। ठीक है जी, अफसा आता है। अब टू का ये नाना साहिब वाला इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, ये आपकी बैटल ऑफ कानपुर, इन्होंने बैटल ऑफ कानपुर लड़ी। फिर troops led by Nana Sahib killing British officers, 300 women and children were slaughtered। ब्रिटिश ने इनको पकड़ने की कोशिश की, पर नाना साहब कभी हाथ में नहीं है, वो भाग गए। टू नेशन थ्योरी भी लिख सकते हो, उसमें सर सैयद अहमद खान की बात होगी। आशा मैं बता देता हूँ। फिर यहाँ पर जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सवाल था, हाउ वाई दे वर सो सक्सेसफुल इन टेकिंग कंट्रोल, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाउ था ये, क्या था सवाल, दोबारा आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन हाउ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल। ब्रिटिश ने कैसे करा? तो ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ सिंध और पंजाब की वजह से करा। ये सब इनके लिख दोगे। फिर सैयद अहमद खान पर आ जाओ। सैयद अहमद खान के एजुकेशन वर्क, इन्होंने इन्होंने मुरादाबाद में स्कूल खोली, गाजीपुर में स्कूल खोली, एक साइंटिफिक सोसाइटी खोली इन्होंने। उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी खोली थी। फिर उन्होंने अलीगढ़ खोली, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस खोली, फिर स्कूल खोली, फिर अलीगढ़ कॉलेज हुई, फिर इनकी जिंदगी के बाद बेसिकली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई थी।
फिर इनका लिटरेरी वर्क क्या था, इन्होंने दो किताबें लिखी थी, लॉयल मोमिनज ऑफ इंडिया, असबाब बगावत हिंद, इसके बारे में लिख दो। फिर इनका पॉलिटिकल वर्क क्या था, पॉलिटिकल वर्क में टू नेशन थ्योरी, ठीक है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद इन्होंने टू नेशन थ्योरी का काम करा। फिर मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशनशिप में आप ये लिख सकते हो कि एक 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 अल्फाज था नादिरत। अब ब्रिटिश समझते थे हम इनको गलत गलत बातें कह रहे हैं, तो इन्होंने ये नाम भी क्लियर करा कि भाई नादिरत का मतलब होता है नासिर, नासिर का मतलब होता है हेल्पर, तो हम तो आपको हेल्पर कहते हैं। तो बेसिकली सर सलमान खान की सारी सर्विसेज आ जाएंगी। और फिर आखिरी में आप कंक्लूजन कर दोगे कि भाई आप किस बात से अग्री करते हो। अब ये तो मैं आपको क्वेश्चन देख कर समझाऊंगा। Introducing a new approach to education was the main contribution of Sayyid Ahmed Khan to improving the lives of Muslim people during the 19th century. तो आप क्या समझते हो कि ये इन्होंने जो एजुकेशनल काम था इनका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था मुसलमानों के लिए या कोई और काम? मतलब हफ्सा आप कंक्लूजन में मुझसे पूछ रही हो या ऐसे ही पूछ रही हो? ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा ना, वो तो मैंने भी आपको बताया, इनके लिटरेरी वर्क मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशन तो है, 4 पैराग्राफ बनेंगे, वो तो आपको लिखना ही है, वो तो ऑब्वियसली लिखोगे। ठीक है, अब इनका इसका कंक्लूजन कैसे आएगा आपकी मर्जी, कि आप हमें बस एक पॉइंटर काफी है या फिर हमें उसके भी नहीं, आप लिखें कि फॉर एग्जांपल अगर इनका एजुकेशनल वर्क इंपॉर्टेंट था तो वो क्यों था, वो क्यों था, तो आप ये लिख सकते हैं थोड़ा इम्पैक्ट के बारे में बताएं जो इन्होंने करा, वो क्यों करा इन्होंने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि इससे बेसिकली क्या हुआ, इससे मुसलमानों को नॉलेज मिली, मुसलमानों का लिटरेसी रेट बढ़ा, मुसलमानों को पे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स मिली इससे, और मुसलमान पे ब्रिटिश से बातचीत करने के काबिल हो गए जो मुसलमान पहले नहीं थे, क्योंकि मुसलमानों को अंग्रेजी नहीं आती, ब्रिटिश के तौर तरीके नहीं आते, तो मुसलमान तो ब्रिटिश के साथ बात कर ही नहीं सकते, तो वो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एक्सेल करा, उन्होंने एजुकेशन में करा, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में करा। बेसिकली हिंदूज बहुत ऊपर थे, मुसलमान बहुत नीचे थे, वो एजुकेशन का मामला था, वो थोड़ा सा आप हिंदू के करीब आना शुरू हुए। तो आपको जरा उसको समझाना पड़ेगा कि अगर आपने ये पॉइंट लिखा है तो ये क्यों लिखा है, क्यों ये इंपॉर्टेंट रीजन था, थोड़ा सा कंक्लूजन में इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कि आप जो बात कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो बस ये आपको लिखना है, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना। फिर ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ लॉर्ड कर्जन ऑन इंडिया। लॉर्ड कर्जन का इम्पैक्ट क्या था, लॉर्ड कर्जन ने बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल करा, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल करा, कब करा, 1905 में करा। इससे बेसिकली हुआ क्या, दूसरा पॉइंट, ईस्ट, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं वेस्ट, तो बंगाल के दो टुकड़े हो गए, ईस्ट और वेस्ट, बंगाल में टुकड़े हो गए। ईस्ट बन गया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, वेस्ट बन गया हिंदू मेजोरिटी एरिया। इससे फिर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई, इससे प्रोटेस्ट शुरू हुए, इससे बर्निंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स हुए, इससे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए। ये सारे बातों में लिख दो। पुअर रिलेशन विद हिंदूज, ठीक है, गुड रिलेशन विद मुस्लिम, हाँ बस ठीक है। तो पार्टीशन बंगाल को बस समराइज करके लिख दो, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात थी। एक्सप्लेन व्हाई साइमन कमीशन 1927 वाज अनपॉपुलर। 1927 का साइमन कमीशन क्यों अनपॉपुलर था, क्यों इंडियंस ने इसको अपोज करा, रिजेक्ट करा। अब उसमें बेसिकली क्या था इसका मैं आपको आंसर पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले तो अब ये पूरा आप लिख दोगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो लॉर्ड कर्जन के बारे में। अच्छा अब आ जाओ, क्यों था, क्योंकि इंडियंस की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कमेटी में, सारी टीम ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ही थे, पूरी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस की टीम थी, देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन दिस कमेटी। तो जॉन साइमन के साथ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस की टीम आई, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम ही ना बनाए। मैं आपको दिखा देता हूँ,
या मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हम ही ना बनाए, हम ही इन्वॉल्व ना हो, तो हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है, तो माजरत हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। फिर इन्होंने हिंदूज की डिमांड, इंडियंस की बेसिकली डिमांड को इन्होंने टाला था। इन्होंने जो हिंदूज चाह रहे थे, इंडियंस चाह रहे थे ग्रेटर पॉलिटिकल पावर और सेल्फ रूल, वो नहीं मिली। और इन्होंने इमीडिएट सेल्फ रूल कभी कोई प्रॉमिस नहीं करा। इन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको सेल्फ रूल देंगे, बाद में देंगे, कब देंगे, कुछ भी नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई सेल्फ रूल की। और हिंदूज को सेल्फ रूल चाहिए था, इंडियंस को ग्रेटर पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, एक स्टेक चाहिए था इन द गवर्नमेंट, पर वो उनको नहीं मिला। ये दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये था कि अब इससे क्या हुआ, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों अपोजिशन में मिल गए। अपोजिशन में मिल गया मतलब क्या हुआ, अब इसके खिलाफ ये अपोजिशन करना शुरू हुए। कमीशन जो थी उसको अपोज करा, और इन्होंने एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट वगैरह भी निकाले, दोनों ने प्रोटेस्ट निकाले। जब प्रोटेस्ट निकाले तो एक बड़ा स्लोगन बड़ा फेमस हो गया, साइमन गो बैक। तो ये तीन रीजन थे जिसकी वजह से शिमला डेपुटेशन को अपोज करा गया। ये बंगाल पार्टीशन वाला आंसर है, लॉर्ड कर्जन वाला आंसर। ठीक है। ठीक अभी, to what extent were the Molle Minto reforms the most important political development in India between 1909 and 1990? हाँ क्रिस, प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर रीजन है। अब नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर खिलाफा मूवमेंट नहीं आएगी, इसके अंदर खिलाफा मूवमेंट नहीं लिखोगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हो रही। तो इसके अंदर क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट। अब इस सवाल को ध्यान से सुनना, अब चैट बॉक्स में एक भी मैसेज नहीं करना, अब इसको ध्यान से मेरी बात सुन लेना। इस तरीके के आंसर क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, कान खोल के सुनो, किस हद तक मोल्ले मिंटो रिफॉर्म मोस्ट सक्सेसफुल थे या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी इन बिटवीन दीज टाइमलाइन। तो मोल्ले मिंटो रिफॉर्म किस हद तक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट था। तो देखो सवाल तो कह रहा है कि भाई मोल्ले मिंटो रिफॉर्म पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, P1 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म को समझा दोगे। अब इस क्वेश्चन में ना आपको अग्री और डिसएग्री दोनों करना है। पहले तो आप अग्री करोगे P1 में कि नहीं नहीं, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म तो हाँ बहुत अच्छा था, वीआईपी बात थी। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई। इसके अंदर क्या बातें हुई, इसके अंदर आ, इनको एडवाइजरी रोल दिया गया, और इनको इनकी सीट्स इन काउंसिल बढ़ा दी गई। सीट्स इन काउंसिल वॉज इंक्रीज, काउंसिल में इनकी सीट्स बढ़ा दी गई। फिर आप क्या लिखोगे कि एडवाइजरी रोल सीट्स इन काउंसिल, हाँ, और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दिए गए। तो हाँ ये तो बेहतरीन बात है मोहल्ले में रिफॉर्म की, ये तो मैं तो अग्री होता हूँ। ये आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, मोहल्ले में रिफॉर्म बहुत वीआईपी चीज है, कोई मसले की बात नहीं। इस तरीके से आपने उसको समझा दिया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिखोगे, जगह नहीं है चलो, फिर आप लिखोगे P2। प्रोविंसेस नहीं, प्रोविंसेस की कोई बात नहीं होती, कोई इंक्रीज नहीं हुई थी। फिर या तो आप इसके अंदर ही लिख लो, इसके अंदर ही लिख लो, या तो मोहल्ले में रिफॉर्म की फिर अपोजिशन इसके अंदर ही कर लो। P1 में अपोजिशन कर दो तो एक डेवलप आंसर बन जाए, एक डेवलप पैराग्राफ बन जाए ना, डेवलप रीजनिंग हो जाए। अब वो क्या बोलोगे, बोलोगे कि नहीं इन्होंने इन्होंने तो से हमें एडवाइजरी रोल दिया, हिंदूज वांटेड मोर एग्जीक्यूटिव पावर्स, मोर स्टेक इन द गवर्नमेंट, दे वांटेड सेल्फ रूल, इसकी तो कोई बात ही नहीं करी गई। और बंगाल को भी रिवर्स नहीं करा गया, तो हिंदूज तो वैसे ही नाराज थे, हिंदूज ने तो अपोज करा। वुमेन्स को तो वोट देने का हक ही नहीं है, वो तो 1919 में भी आपको नहीं मिलेगा, वो तो 1935 में जाके आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर आपने ये बात कर दी कि भाई नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर हिंदूज को चाहिए थी, तो ये तो बिल्कुल बेकार फजूल सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। सेल्फ रूल नहीं मिला, बंगाल के पार्टीशन को रिवर्स नहीं कराया गया, तो नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही कचरा था, इस तरीके से बता दिया। तो आपने एक पैराग्राफ बना दिया, उसमें आपने सबसे पहले तो देखो, पहले तारीफें भी करनी है, तारीफें को फूल भी बांधने, फिर आपने बता दिया इसका फेलियर। P1 हो गया, अब साइड कर दो। बिल्कुल क्रिस, आप ठीक हो, आई एग्री विद योर पॉइंट। P1 को साइड कर दो, ठीक है, P1 को मैंने कर दिया साइड। फिर आ जाओ P2 पर। P2 में आप लिखोगे लखनऊ पैक ऑफ 1916। फिर आप बताओगे कि लखनऊ पैक क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि भाई दूसरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में तो वही पर बताओगे भाई लखनऊ पैक की सिग्निफिकेंस, पहले थोड़ा बहुत लखनऊ पैक बता रही, फिर लखनऊ पैक की सिग्निफिकेंस बता रही भाई। लखनऊ पैक क्यों भाई, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, उसमें क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी हो गई, दोनों एक दूसरे से खुश थे, दोनों की डिमांड साथ थी, ये सारी बात है। फिर आप बता दोगे मॉन फॉर रिफॉर्म। फिर बता दो कि अब मॉन फॉर रिफॉर्म ऑफ 1919। फिर P4 में आप बता दोगे रोलेक एक्ट, और रोलेक एक्ट से फिर आपका अमृतसर मैसेकर हुआ था, ठीक है। फिर आप ये वाली चीज आप बता दोगे। तो रोलेक एक्ट में बेसिकली क्या था कि तीन लोग साथ मिलकर खड़े नहीं हो सकते, ठीक है, तीन लोग पब्लिक स्पेस में साथ मिलकर खड़े नहीं होंगे। और इसमें क्या था कि नो, विदाउट वारंट आप अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है, विदाउट विदाउट वारंट आप अरेस्ट हो जाओगे। नो बेल विल बी पॉसिबल, ठीक है, आपकी बेल पॉसिबल नहीं होगी। तो वारंट के बगैर अरेस्ट हो गए, बेल पॉसिबल नहीं होगी, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपको बाद में कहाँ रहना है। ये आप चीजें बता दोगे, ठीक है। लखनऊ पैक बता दोगे, मुनफर रिफॉर्म बताओगे, रोलेक एक्ट बता दोगे। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। और फिर रोलेक एक्ट के बाद जिन्ना ने तो अब वो छोड़ दी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। ये सारी बातें बता दोगे। अपोजिशन तो नहीं करोगे, उसके बारे में बताओगे, अपोजिशन नहीं करनी। आप तो आपको मोहल्ले में तो रिफॉर्म के खिलाफ बातें, ये जो P2 P3 P4 वो मोहल्ले में तो रिफॉर्म के खिलाफ बातें कि ना ना ना, इसके अलावा भी तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी, वो ये सारी बातें थी। हाँ, ना दलील ना वकील, ये फेमस स्लोगन चला था, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे थे ना, तब ये सब बातें थे दो, ठीक है। ये सब चीज आप लिख दोगे, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चल, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक अभी तक पेपर कितना आसान लग रहा है, ऐसा ही है, कोई मेहनत नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं है। या तो तैयारी हमारी इतनी अच्छी हो गई कि हमें पेपर आसान लग रहा है, या पेपर ही आसान है। इससे थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर आपके आपका सिलेबस वीक है, फिर तो आप उस सिलेबस पे पहले फोकस करो, फिर पास पेपर्स देखना। पेपर ऐसे ही आ जाए, बिल्कुल। हाँ, ये इससे कॉन्फिडेंस लो, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, और ये मुझे तो सब आता है, ये तो आसान है, नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना, और कॉन्फिडेंस लेना, हाँ यार ये तो सही है, कि सही है यार ये तो, हाँ इसमें तो मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है माजिन, ये बहुत आसान है, ये तो मैं अग्री करता हूँ। पर कुछ रीजन हमने जब 2025 2024 देखे, तो कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल, उल्टे सीधे सवाल वो डाल रहा है आजकल, थोड़ा सा पेपर मुश्किल बनाने पर वो आ चुका है। अब तो आप लोग गए, ऐसा नहीं है, इजी है, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ, और थोड़ी सी ट्रिकी है, पर कंटेंट सेम है, जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया ना सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको इररिलेवेंट डिटेल्स से दूर रखना है, और थोड़ी सी पॉइंटर्स की एक्सप्लेनेशन करनी है। और हर सेक्शन में से जन्नत, हर सेक्शन में से एक सवाल तो आएगा, और कोई चांसेस नहीं होते, हर सेक्शन में से एक सवाल आएगा, लाजमी एक सवाल आएगा, और इसके अलावा दो सवाल किसी से भी आ सकते हैं। और ये बिल्कुल मिथ है कि ऑक्टेट नंबर आसान होते हैं, मेजून मुश्किल होते हैं, बिल्कुल मिथ है, इसका कोई रेलिवेंट सब्सटेंशियल बात नहीं है।
फजूल सी बात है। क्रिस, ये मुझे याद नहीं है, तो बच्चों के ऊपर होता है, बच्चों को क्या मुश्किल लगता है। मैं तो इतने हर साल ही 5 रुपए खिलाता हूँ, तो मुझे तो मुश्किल लग ही नहीं सकता ना, तो मैं आपको बता। तो सेक्शन 2 का पक्का करें, बस सेक्शन 2 की वीडियोस देखें, सेक्शन 2 के लेक्चर्स देखें, सेक्शन 2 को याद कर लें बस। लैंग्वेजेस जो होती हैं वो उसके सवालात बड़े कम आते हैं, बस एक सवाल 7 मार्क का बड़ा आता है कि उर्दू को क्यों लैंग्वेजेस बनाया था। ठीक है, चलो, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू पैक्ट। नेहरू पैक्ट क्या था? बहुत वो, ओ सॉरी, नेहरू रिपोर्ट, सॉरी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया? डिसाइड द टर्म्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट। चलो मैं यहाँ पर टर्म्स लिख देता हूँ। नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बोला गया कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, देयर विल बी जॉइंट इलेक्टोरेट। इंडिया को फॉरेन से डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, मुर्तजा बिल्कुल ठीक है। इंडिया को फॉरेन से डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है। और बोला गया कि सिंध शुड बी separated from Bombay if Sindh can bear its own expenses। अगर सिंध अपने खर्चे को तो उठा सकता है तो हम इसको बॉम्बे से अलग कर सकते हैं। फिर बोला गया कि एनडब्ल्यूएफपी को भी प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, एनडब्ल्यूएफपी को भी प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, एनडब्ल्यूएफपी को भी प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, ठीक है। ये बात आप कर लेंगे। आयशा अपना कैमरा ऑफ करें। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को क्यों रिजेक्ट करा था? अच्छा भाई, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट करा था, जिन्ना ने बेसिकली क्यों रिजेक्ट करा था? क्योंकि बेस आप बोल दोगे कि जिन्ना ने तो 3 अमेंडमेंट्स दी थी, वो 3 अमेंडमेंट्स नहीं हुई, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं माने गए थे, और सिंध को बॉम्बे से अलग करेंगे, कंडीशन लगा दी, बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देने की बात नहीं करी गई, ये सारी बातें, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। और जिन्ना ने 3 अमेंडमेंट्स दे दी, पर नेहरू ने बोला बेटा जाओ, मैं आपकी बातें नहीं मान रहा। तो बिल्कुल आसान सा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंशियल स्टेटस बनाया गया था, एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंशियल स्टेटस बनाया गया था, पर बलूचिस्तान को नहीं बनाया गया। पहले ना एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंस कंसिडर ही नहीं करते थे। हालांकि नेहरू रिपोर्ट में ना बनाया नहीं गया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा, हाँ भाई हम एक्सेप्ट करते हैं, हाँ सब सुन लो, हम एक्सेप्ट करते हैं। अरे ये पता नहीं कौन से 30 मार खान के बेटे हैं कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस नेहरू ने, कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई, हम ये मानते हैं कि एनडब्ल्यूएफपी को प्रोविंशियल स्टेटस बनना मिलना चाहिए। और इसके सारे जो लॉज हैं, एक सेकंड रुकना, जो लॉज है वो, जो लॉज हैं वो इसको भी प्रोविंशियल लेवल पर ही कंसिडर होना चाहिए, और सारे लॉज, प्रोविंशियल लॉज है वो यहाँ पर भी इनकॉर्पोरेट किए जाए। हाँ, वो एनडब्ल्यूएफपी की जो पार्टी थी वो इनके कांग्रेस के साथ थी, इसलिए। अच्छा, व्हाई पीपल ज्वाइन खिलाफत मूवमेंट? अच्छा भाई, लोगों ने खिलाफत मूवमेंट क्यों ज्वाइन करी, खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई? टू सेव ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर को टूटने से बचाना था। टू सेव कैलिफ, कैलिफ मोहम्मद सिक्स, टू सेव मुस्लिम होली प्लेसेस, इस वजह से। हाँ, ट्रीटी ऑफ सेवरेस में जिनको तोड़ दिया था खिलाफत ऑटोमन एम्पायर को, बिल्कुल ठीक, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। फिर टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आरटीसी
किस हद तक आरटीसी इज सेक्शन 3? आई गेस सेक्शन 3 से कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है, चलो आप। किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट आरटीसी प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये भी कितना आसान है यार, एग्जाम में पता नहीं क्या चाहता है हमारे सारी, क्यों सवाल दे रहे हैं। बोल रहा हूँ ना, ये पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान है। आरटीसी में क्या है, तीनों आरटीसी को एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट आरटीसी क्या थी, जो 1930 में हुई। फिर 1931 में सेकंड आरटीसी हुई। फिर आरटीसी 1932 में हुई। ये सब चीजों को एक्सप्लेन कर दो। पहली आरटीसी में क्या था, दूसरी आरटीसी में क्या था, तीसरी आरटीसी में क्या था। बस, पता है ना ये डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है। तीनों आरटीसी को बस, इसमें और कोई घुमा फिराने वाली बात ही नहीं है। बस आरटीसी के बारे में लिखना। नहीं 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 नहीं, हर आरटीसी का एक एक पॉइंट बनेगा। हर आरटीसी का एक एक पॉइंट बनेगा कि पहली आरटीसी फेल क्यों हुई, क्योंकि गांधी जेल में था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी तो कांग्रेस ने बाइकआउट करा। फिर सेकंड आरटीसी में गांधी का रिजिड एटीट्यूड था। गांधी कहता है आई एम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, पर जिन्ना कहता बेटा हौले हो जाओ, बेटा थोड़ा रुक जाओ, मैं भी तो जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूँ और आप हिंदूज को रिप्रेजेंट करते हो, तो हम दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पर गांधी कहता है कि नहीं, ब्रिटिश को कह रहा है भाई आप जिना की बात ही ना सुनो, आप जिना से बात ही ना करो, आपसे मुझसे बात करो, क्योंकि मैं अकेला रिप्रेजेंटेटिव हूँ। फिर ये लिख दोगे, फिर आप लिख दोगे 1932 में थर्ड आरटीसी जब हुई, तो उसमें कांग्रेस दोबारा से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी थी। गांधी ने भी शुरू कर दी थी, गांधी ने भी अटेंड नहीं करी, जिन्ना ने भी अटेंड नहीं करी, थर्ड आरटीसी भी फेल हो गई। तो थर्ड आरटीसी से कोई सोल्यूशन निकला नहीं, पर इवेंचुअली पे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन्होंने बना के दे दी। ये नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही है सर। हाँ, वैसे बेसिक बनेगा, पर इसमें कोई डिस्कशन थोड़ी हुई थी। फर्स्ट आरटीसी में कुछ बातें हुई थी, पर वो भी फुलफिल नहीं हुई थी। इनका मेन काम ये था कि भाई आरटीसी में कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए, पर कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं। बिल्कुल, अभी हाँ करोगे, करोगे। पर इसमें याद रखना, इसमें अलग अलग आरटीसी को आपको नहीं डिफाइन करना कि भाई ये आरटीसी अच्छी है। आरटीसी एज अ होल को डिफाइन करना है। तो ये लिख सकते हो, हाँ, पहली आरटीसी में कुछ अचीवमेंट हुई, तो एज अ होल को आप बताओगे। ठीक है। फिर कनार वाटर डिस्प्यूट क्या था? कनार वाटर डिस्प्यूट में ये था कि जब पार्टीशन हुआ, तो इंडिया ने आपका पानी ब्लॉक कर दिया, इंडिया ने आपका पानी बंद कर दिया। अभी तक बच्चे हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने रिवर्स का, जो 5 ईस्टर्न रिवर्स थी, उसका पानी ब्लॉक कर दिया। और इंडिया ने आपका पानी ब्लॉक करा, तो उससे क्या हुआ, पाकिस्तान की एग्रो बेस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए करा। पानी बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि नल का बंद कर दिया, टैप क्लोज कर दिया। बेसिकली उन्होंने उन्होंने पानी को डाइवर्ट करा। पानी को डाइवर्ट करा टू देयर ओन प्लेसेस। उसका उसका एक कोर्स चेंज कर दिया। फिर इवेंचुअली ये हल कैसे हुआ था? इवेंचुअली ये हल कैसे हुआ था? बाय द साइनिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। मैं आपको इसका आंसर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ लो, समझ लो। इसको पढ़ लें। सोल्यूशन बताना जरूरी नहीं, पर आपको सोल्यूशन पता है तो बता दो ना, क्यों शर्माना है, बता दो। साथ आपको क्या हो गया? आप कोई परेशानी है, कोई मसले हैं? बैठे हैं, समझे, चैट बॉक्स में आप ये बातें नहीं करें।
हाँ बड़ा है, आपको ही छापना नहीं है, आपको कॉपी नहीं करना। मैंने तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कि भाई यहाँ पे पढ़ लो, उसमें से कोई सी भी 4 पॉइंटर्स लिख लो, 4-5 पॉइंटर्स। तो आपको उसको पूरा कॉपी नहीं करना है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई ये का नाम वाला डिस्प्यूट था, इसमें से कोई सी भी 4 पॉइंटर्स लिख लो, शॉर्ट करके लिखो। देखिए एग्जाम में 4 चीजें आपके चेक करेगा, आप 5 लिखो, 6 लिखो, जो जितने लिखने लिखो, पर एग्जाम में आपकी 4 चीजें चेक करके आपको मार्क्स देगा। सिंपल पॉइंटर्स, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, कोई कंक्लूजन, कोई एग्जाम्पल, इसमें कोई चक्कर नहीं है, इजी सा होता है। एग्जाम में कहता है बी बाई 4 मार्क का आंसर की शुरुआत होती है, तो मैं थोड़ा सा हल्का हाथ भी रखता, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती 4 मार्कर में। ठीक है, हो गया यहाँ तक, क्लियर है? सब बता दो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी, एक्सप्लेन व्हाई बेनजीर भुट्टो's गवर्नमेंट वाज डिसमिस इन 1990। हाँ हाँ, चेकर की क्या डिमांड है, वो कोई क्या लड़की वाले थोड़ी है, लड़के वाले थोड़ी है कि डिमांडें रखेंगे। वो बस कहता है बस लिख कर दे दो बस मुझे, कह रहा है बस लिख लो, बस 4 बातें लिख लो। बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, उसमें से कुछ भी लिख लो। एक्सप्लेन व्हाई बेनजीर भुट्टो's गवर्नमेंट वाज डिसमिस इन 1990। ठीक है, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट क्यों गिरी थी 1990 में? बिल्कुल, और आप लोग का जरा मैं कमेंट पढ़ लूं। असाद, बिल्कुल बेहतरीन बात है, कैसे वाह भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। और आमना भी सही बता रही है, आशिर सही है, साद ठीक है, आशिर भी ठीक है, बिहा भी ठीक है, शोएब सही है, साद ठीक। ठीक है, अब इसके अंदर 3 बातें आप लिखोगे। एक्सप्लेन व्हाई बेनजीर भुट्टो's गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड इन 1990। 3 बातें आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिख लोगे पक्का किला मैसेकर। अब पक्का किला मैसेकर में बेसिकली क्या था? पक्का किला मैसेकर में क्या था कि हैदराबाद में 250 लोग मारे गए थे। देखो आप उसको समझाओगे, ये नहीं बताओगे बस पक्का किला मैसेकर हुआ। पक्का किला मैसेकर में 250 मुहाजिर मारे गए थे, 250 मुहाजिर वर किल्ड। ठीक है, पक्का किला मैसेकर में 250 मुहाजिर वर किल्ड। इससे हुआ क्या कि एमक्यूएम ने डिमांड करी टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट दिस थिंग, और जिसने करा है उसको सजा दो। पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने कुछ भी नहीं करा। आशिर क्या बात कर रहे हो यार, ताशकिन वाशिन की थोड़ी बातें करनी है, कैसी बातें करो, बेनजीर भुट्टो की बात है। तो 250 मुहाजिर, हाँ अच्छी बात है, फौरन डिलीट करा। 250 मुहाजिर मारे गए थे, और इसमें बेसिकली ये हुआ कि एमक्यूएम ने डिमांड करी कि हमें इन्वेस्टिगेट करो किसने मारा, क्या क्या हुआ। पर पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं करा। तो फिर एमक्यूएम ने कोलिएशन जो थी वो तोड़ दी। जो कोलिएशन उन्होंने बनाई थी वो उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने बोला कि अब हमें कोलिएशन की जरूरत ही नहीं है, अब हम आपसे सपोर्ट को उठा लेते हैं, क्योंकि एमक्यूएम ने आपके साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी, आपको सपोर्ट दी थी, तो आपकी सपोर्ट ही खत्म कर दी इन्होंने। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी बेसिस जिसके साथ मिलकर हमने गवर्नमेंट बनाई थी, उसने ही जब आपकी सपोर्ट छोड़ दी, तो फिर तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो थोड़ी सी कम हो गई, जो गवर्नमेंट की पावर थी। दूसरा पॉइंटर आप क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंटर आप क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंटर आप लिखोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसने कराया था? नो कॉन्फिडेंस मोशन किसने कराया था? नवाज शरीफ, अपोजिशन पार्टी ने। अपोजिशन पार्टी नवाज शरीफ ने इसके खिलाफ 19 ये हुआ था 1990 में, और ये हुआ था 1989 में। वो तो नो करण नवाज शरीफ ने कराया था, और ये सिर्फ 12 सीटों से बच गई, सिर्फ। नवाज शरीफ सिर्फ 12 सीटों से हारा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यार सिर्फ 12 सीट, ये क्यों? आपके पास तो इतनी अच्छी
एक पावर थी, एक मेजोरिटी थी, तो आप इतनी बुरी तरह से बस आप जीते हो, मतलब बिल्कुल छोटे मार्जिन से जीते हो। बच गई, ये तो था सक्सेस, पर इतने छोटे मार्जिन से, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया मुर्तजा ये सेकंड की बात है, मुर्तजा ये सेकंड टेन्योर की बात है। अभी ये जो सवाल है वो फर्स्ट टेन्योर का है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात कर दोगे कि नवाज शरीफ ने इसको गिराने की कोशिश की और पता चल गया कि असेंबली में इसकी इसकी जो सपोर्ट है वो कम हो चुकी है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान था उसके साथ इसके डिफरेंसेस शुरू हो गए। गुलाम इसाक खान के साथ डिफरेंसेस क्या शुरू हुए, गुलाम इसाक खान और इनमें ना अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी एंड गवर्नमेंट पर्सनल इसमें मसला हो गया। आर्मी और गवर्नमेंट पर्सनल को किस किस लोगों को अपॉइंट करना है इसमें प्रॉब्लम हो गया। बेनजीर कहती थी भाई मुझे ये बनना चाहिए, पर नवाज शरीफ कहता था कि नहीं, ओ सॉरी, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान कहता था कि नहीं ये वाला बंदा आएगा। तो इन दोनों में जब डिफरेंसेस होना शुरू हुए और गुलाम इसाक खान से ये मांग हुई थी 8 अमेंडमेंट को रिवर्ट कराना। गुलाम इसाक खान ने बोला बेटा आप कोई मिठाई की दुकान पर नहीं आए हो कि आप जो मांगोगी वो हम आपको देंगे, तो चले बेबी आप निकले। और गुलाम इसाक खान ने बेनजीर भुट्टो को निकाल दिया पावर से। समझ में आया? ये 8 अमेंडमेंट यूज करता है, ये था पार्ट बी। यहाँ तक क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। करप्शन केसेस का बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि परवेज आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। जो ज्यादा करप्शन की बातें थी ना वो हुई थी सेकंड टेन्योर में, वो सेकंड टेन्योर में हुई थी। अभी सिर्फ करप्शन चार्जेस थोड़े बहुत लगे थे। जी 3 पैराग्राफ बनाओगे, पक्का केला मैसे का नो कमेंट मोशन और 8 अमेंडमेंट यूज करके जिसको निकाल दिया गया था। और जो सी है यूसिसा के साथ रिलेशन, उसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, तो बस वो पढ़ लेना। और कुछ भी नहीं है, रिलेशन के सिर्फ एक ही सवाल आता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ ये पेपर में कोई मसला, हमने जरा जरा हम उसको जरा स्टडी करें तो हमने क्या देखा। ये सेक्शन 3 से था, बेनजीर भुट्टो रिलेशन आए, फिर ये सेक्शन 2 से, फिर ये सेक्शन 2 से, ये सेक्शन 1 से और ये सेक्शन 1 से। तो इस पेपर में 2 सेक्शन 1 के क्वेश्चंस थे, 2 सेक्शन 2 के थे और तीसरा सेक्शन 3 का था, ठीक है। तो ये हमने आज पेपर देखा, अक्टूबर नवंबर 2022।